इससे पिछले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था एनालिसिस ऑफ नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ फॉर सिंगुलर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इसमें हमने एक जनरल प्रोसीजर डेवलप किया था फॉर एनालिसिस ऑफ एनी सिंगुलर रीइंफोर्स्ड सेक्शन व्हिच इज अंडर रीइंफोर्स्ड एंड हैविंग कांस्टेंट वेट कंप्रेशन जोन। इसमें हम हमारा जो प्रोसीजर था वो ये था कि हम इनिशियली एज्यूम करते थे कि सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है और उसकी बेस पे हम इक्विलिब्रियम सेट करके ए की वैल्यू या सी की वैल्यू कैलकुलेट करते थे और उसकी बेस पे फिर हम एप्सिलॉन एस कैलकुलेट करते और फिर हम चेक करते थे अपनी वेरिफिकेशन अपने अजम्पशन को वेरीफाई करते थे कि एप्सिलॉन एस वाकई एप्सिलॉन वाई से ग्रेटर है या नहीं। तो दो पॉसिबिलिटीज हमने कंसिडर की। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि एप्सिलॉन एस इक्वल टू और ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाई है, जिस केस में हमने कहा कि हमारी अजम्पशन ठीक है, हमारा सेक्शन वाकई अंडर रीइंफोर्स्ड है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमने कहा कि एप्सिलॉन एस कैन बी लेसर देन एप्सिलॉन वाई, जिस केस में हमारी अजम्पशन कंफर्म नहीं हुई और हमें अपनी कैलकुलेशंस को रिवाइज करके फिर जो है वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ी। यानी एफ एस को एफ वाई के बजाय एप्सिलॉन एस ई एस पुट किया और फिर हमने एप्सिलॉन एस को इन टर्म्स ऑफ डी सी और एप्सिलॉन सी यू स्ट्रेन डायग्राम से पुट किया और फिर हमने एफ एस को भी इसी फॉर्म में लेकर आए, इन टर्म्स ऑफ सी लेकर आए यानी उसको। तो और फिर हमने वही दोबारा से जब इक्विलिब्रियम सेट किया तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हम सी की वैल्यूज पे पहुंच सकते हैं। इस तरह से हम कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर सेक्शन ओवर इन्फोर्स्ड हो। अब हम एक यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं। आल्दो हमने इक्वालिटी का साइन इसमें इंक्लूड किया हुआ है इस कंडीशन में, क्योंकि हमारी अजम्पशन अगर ये बिल्कुल इक्वल भी हो तब भी हमारी अजम्पशन ठीक आ जाती है, क्योंकि उस अजम्पशन के मुताबिक हमने एफ एस इक्वल टू एफ वाई लिया है। तो चाहे एप्सिलॉन एस एग्जैक्टली इक्वल टू एप्सिलॉन वाई हो जाए तब भी एफ एस इक्वल टू एफ वाई होगा। fs will be equal to fy even if it is epsilon s is exactly equal to epsilon y. In that case fs would have just reached fy, so fs would still be equal to fy। तो हमारी assumption ठीक रह जाती, इसलिए हमने इसको अंडर रिइंफोर्स का नाम दिया था। हमारी डिस्कशन जो नेक्स्ट टॉपिक में इस टॉपिक में हम करने जा रहे हैं, इस डिस्कशन में हम डिस्कस ये वाला स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहे हैं। If epsilon s is exactly equal to epsilon y, if epsilon s comes out to be exactly equal to epsilon y, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, अगर मैं यहां से इक्वालिटी का साइन खत्म कर दूं और यहां पे मैं लिख दूं epsilon s इक्वल टू epsilon y, तो ये सिचुएशन अंडर रिइंफोर्स्ड की, ये बैलेंस्ड की बीच में और ये ओवर रिइंफोर्स्ड की। इसका मतलब बैलेंस्ड कंडीशन एक डिवाइडिंग लाइन बन जाएगी बिटवीन अंडर इन्फोर्स्ड एंड ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन। यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो स्ट्रेन डायग्राम है उसमें ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन एस की, अब ये एग्जैक्टली एप्सिलॉन वाई के इक्वल है, एप्सिलॉन वाई के एग्जैक्टली इक्वल। और ये वैल्यू एज यूजुअल, क्योंकि हम नॉमिनल कंडीशन के ऊपर अल्टीमेट कंडीशंस के ऊपर सारा एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमने जैसे पहले डिस्कशन की है कि दिस इज टेकन टू बी एप्सिलॉन सी मैक्स इज टेकन इक्वल टू एप्सिलॉन सी यू व्हिच इज टेकन इक्वल टू 0.003। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बैलेंस कंडीशन। अगर आप वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहें कि बैलेंस कंडीशन कौन सी कंडीशन है, तो बैलेंस कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें बैलेंस कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें टेंशन स्टील एग्जैक्टली यील्डिंग पे पहुंचे उस वक्त जब कंक्रीट कंप्रेशन में 0.003 पे पहुंचे। यानी जिस वक्त यानी टेंशन स्टील एग्जैक्टली उस टाइम यील्ड करे जिस वक्त एप्सिलॉन सी मैक्स एप्सिलॉन सी यू पे पहुंच रहा। ठीक, या आप यूं कह लें कि जिसमें नॉमिनल कंडीशंस के ऊपर, यानी जब एप्सिलॉन सी मैक्स एप्सिलॉन सी यू के बराबर हो, एग्जैक्टली उसी टाइम पे एप्सिलॉन एस एप्सिलॉन वाई के बराबर हो, एग्जैक्टली बराबर हो, तो उस कंडीशन को हम बैलेंस कंडीशन कहेंगे। अब इस बैलेंस कंडीशन से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको हम बैलेंस्ड के साथ, उनके साथ बैलेंस का वर्ड ऐड कर देंगे। मसलन हम बैलेंस कंडीशन में जो हमारी स्ट्रेन है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसको
सी बैलेंस्ड या सी विद सबस्क्रिप्ट बी कह देंगे। हमारा जो एरिया ऑफ टेंशन स्टील है उसको ए एस बैलेंस्ड यानी ए एस बी सबस्क्रिप्ट बी कह देंगे। और इसी तरह से फिर सारी चीजों के साथ हमें सबस्क्रिप्ट बी ऐड कर देंगे क्योंकि ये एक स्पेशल कंडीशन के करस्पॉन्डिंग होंगी। तो अगर मैं उनको ये हमारा टॉपिक बुक में मैं इस टॉपिक को हमारा स्टार्ट किया हुआ है और ये इस पिक्चर को मैंने इस फिगर को मैंने अपनी यहाँ वन नोट में पेस्ट कर दिया है ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें। सो ये सिचुएशन हो जाएगी, ए एस विल बी कॉल्ड ए एस बैलेंस्ड और सी जो हमको नॉर्मली जिसको सी कह रहे थे अब इसके साथ हम या तो आप आगे ब्रैकेट में बैलेंस का वर्ड ऐड कर दें या फिर सबस्क्रिप्ट बी लिख दें। सबस्क्रिप्ट में लिखने का ये फायदा होता है कि जब आप इक्वेशंस लिख रहे होंगे तो उसमें फिर ये अगर सी और आगे ब्रैकेट में बैलेंस लिखा हो तो ऐसे लग रहा होता है जैसे सी और इस चीज का कोई प्रोडक्ट निकाल रहा है। सो मैं प्रेफर करूंगा कि सी के साथ सबस्क्रिप्ट बी लिख दूं, अदरवाइज दिस आल्सो फाइन। और ये एप्सिलॉन एस एग्जैक्टली इक्वल टू एप्सिलॉन वाई, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। सो ये बैलेंस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, और ये एप्सिलॉन सी मैक्स इक्वल टू एप्सिलॉन सी यू और ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम नॉर्मली निकालते हैं। यानी ये हमारी विटनेस स्ट्रेस ब्लॉक है जिसमें नॉर्मली हम इसको बीटा 1 सी कह रहे थे, अब हम इसको बीटा 1 सी की जगह यानी बीटा 1 सी बैलेंस्ड कहेंगे और या ए बैलेंस्ड भी कह सकते हैं इसको। सो और ये हमारा एफ एस एग्जैक्टली इक्वल टू एफ वाई 0.85 एफ सी प्राइम, ये हमारा पहले डिस्कशन हो चुकी है यूनिफॉर्म स्ट्रेस। और ये हमारे पास फोर्सेस सी सी बैलेंस्ड और ये टी बैलेंस्ड, ठीक है। जहां हम खाली सी सी और टी का वर्ड यूज करते थे अब हमने साथ में बैलेंस का ऐड कर दिया। ये इसी तरह हमने यहाँ बीटा 1 सी बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। सो ये जो प्रोसीजर है बैलेंस्ड कंडीशन के लिए एनालिसिस करना ये उसी तरह से है जिस तरह से हमने अंडर रिइंफोर्स के लिए डिस्कस किया है। इसमें एक मेजर जो यानी बैलेंस कंडीशन के एक स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट या की पॉइंट जो है ना वो ये बैलेंस स्ट्रेन डायग्राम है। इस बैलेंस स्ट्रेन डायग्राम में अगर आप गौर करें तो हमें हर चीज नोन है। एप्सिलॉन सी यू इज 0.003, एप्सिलॉन एस इक्वल टू एप्सिलॉन वाई, अगर हमें जाहिर एनालिसिस का प्रॉब्लम है तो एफ वाई हमें पता होगा, एफ वाई डिवाइडेड बाय ई एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई, तो हमें ये एप्सिलॉन एस इक्वल टू एप्सिलॉन वाई ये भी पता है और ये डी हमें पता है और ये सी बैलेंस ये इसका मतलब है हम बाकी पैरामीटर्स की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। इसकी तरफ हम बाद में वापस आ रहे हैं। एक चीज मैं डिस्कस करता जाऊं कि इस बैलेंस कंडीशन के लिए हम इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हैं कि बैलेंस कंडीशन के केस में इसकी मोमेंट कैपेसिटी कितनी होगी। अगर हम कभी इंटरेस्टेड हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस डिस्कशन में जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो हमारा अननोन है वो है कि ये जो एरिया ऑफ स्टील है करस्पॉन्डिंग टू बैलेंस कंडीशन ये कितना होगा, या दूसरे वर्ड्स में हम कहेंगे ये जो एरिया ऑफ टेंशन स्टील करस्पॉन्डिंग टू बैलेंस कंडीशन है दिस डिवाइडेड बाय बीटी, जिसको हम रो बैलेंस भी कह सकते हैं, यानी टेंशन स्टील एरिया करस्पॉन्डिंग टू बैलेंस कंडीशन। या इस वक्त आप सिंपली ये समझ लें कि हम ए एस बैलेंस हमारा एक अननोन है, यानी हम वो एरिया ऑफ टेंशन स्टील कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जो बैलेंस कंडीशन को रिजल्ट कर देगा, यानी जिसकी वजह से ये बैलेंस कंडीशन आ जाएगी, जिसके ऊपर ये बैलेंस कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। सो लेट्स स्टेट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AS corresponding to balanced condition, यानी AS बैलेंस, दिस इज आवर अननोन, यानी हम इसमें इंटरेस्टेड होंगे। ये क्यों हम ऐसा इसमें क्यों इंटरेस्टेड है, मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपको अभी जब हम आगे इसको यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैलेंस कंडीशन का, इसकी तरफ हम बार बार रेफर करेंगे। सो यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल और ये आगे जाके ये कॉन्सेप्ट यूज होता रहेगा आगे पूरी डिस्कशन में। सो हम इसमें AS बैलेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो जैसे हमने पहले बात की कि ये C बैलेंस जो है इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स विच आर ऑल नोन टू अस। बेसिकली बाकी तो वैसे आमतौर पे भी नोन होती है, डी डेप्थ और ये एप्सिलॉन CU, लेकिन इस केस में ये जो स्ट्रेन है ये भी हमें पता है क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यू है ना,
एप्सिलॉन एस इक्वल टू एप्सिलॉन वाई, यहाँ पे अब हमने कोई रेंज नहीं डाली कि इक्वल टू और ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाई या लेस देन एप्सिलॉन वाई, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई. So looking at this diagram, we can write down the expression for C balanced. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो मैं इसको आप इसको जो है इस तरह से भी अगर मैं जिस तरह से पहले आप यूज करते रहे, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मैं अगर यहाँ पे इक्वेशन बनाऊं तो जैसे आप सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए पहले यूज करते रहे, C बैलेंस्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन CU, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख लूं C, मैं अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट B डाल रहा हूँ फॉर बैलेंस शॉर्ट करने के लिए. C बैलेंस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन CU इज इक्वल टू यानी ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये साइड. अब हम निचले ट्रायंगल पे ये साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड, तो ये वाली साइड इसकी कितनी है D माइनस C बैलेंस्ड, क्योंकि ये टोटल D है यहाँ से लेके यहाँ तक. सो दिस इज D माइनस C बैलेंस्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन Y. So D minus C balanced divided by epsilon y. अब अगर आप देखें ये एक नोन है, ये नोन है, ये नोन है. So if you write the expression for CB, यहाँ पे you will have to simplify this expression for CB. या आप डायरेक्टली इसको इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं by considering other similar triangles. For example, इसमें अगर आप गौर कर लें तो एक तो सिमिलर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो ये है हर केस में, यहां से लेके ये वाली जो ट्रायंगल है, ठीक. अभी जो हमने डिस्कशन, ये जो इक्वेशन लिखी है, ये दूसरी ट्रायंगल हमने नीचे ये वाली ट्रायंगल कंसिडर कर ली है, ये वाली जिसकी बेस पे हमने ये इक्वेशन लिखी है. अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ती है. अगर हम एक और ट्रायंगल कंसिडर कर लें इसी के अंदर, मसलन मैं इसको कलर अगर डिफरेंट दूं ताकि आप समझ सकें, तो वो ये ट्रायंगल हो सकती है. यहाँ से लेके ये लाइन उसी के ऊपर ड्रॉ करनी थी, लेकिन ताकि आपको पता चले कि मैं एक नई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर उस लाइन को ड्रॉ कर दिया है. और ये मेरे पास बन जाएगी, ये लाइन उसी के ऊपर ही लानी थी, लेकिन ताकि आपको पता चले कि मैं एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया इसको. अब अगर आप देखें तो ये जो साइड है, ये डायमेंशन कितनी बनती है, ये वाली, दिस इज, ये जो नीचे डायमेंशन है ये वाली उसी के बराबर होगी, क्योंकि ये लाइन मैंने परपेंडिकुलरली ड्रॉ की है. सो ये एप्सिलॉन y है, एप्सिलॉन s इक्वल टू एप्सिलॉन y. सो ये ऊपर वाली टोटल डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन CU प्लस एप्सिलॉन y, और ये टोटल आपको पता है D है. सो नाउ यू कैन इजीली सी, अगर हम इक्वेशन लिखें ये अब हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस CB डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन CU, लेट मी राइट इट डाउन, CB divided by epsilon CU equal to, ये मैंने लिखा CB divided by epsilon CU. अब मैं लिख रहा हूं दूसरी बड़ी ट्रायंगल, इस वाली ट्रायंगल से D divided by this dimension which is epsilon CU plus epsilon y. So D divided by epsilon CU plus epsilon y, एप्सिलॉन s into एप्सिलॉन y के बराबर. अब आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं CB is equal to epsilon CU divided by epsilon CU plus epsilon y into D. So ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं. अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें, all these parameters are known. So CB is something known to us. CB means C corresponding to balanced condition. Okay, so
अगर सी बैलेंस्ड आपको मालूम है, यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको वैल्यू पता है, तो आप बाकी कैलकुलेशन भी फिर इजीली कर सकते हैं। मसलन अब अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर कर दें, स्ट्रेस डायग्राम, और फिर इस इंटरनल फोर्सेस के ऊपर अब आ जाए, सी सी हैज टू बी इक्वल टू टी। और अब हम काफी दफा ये डिस्कशन कर चुके हैं। Now this is the expression. I've just rewritten the previous expression, and this is all correct. So right from this simplification, we have moved to this final form. Now keep in mind, this equation is applicable to all systems of units. Nowhere at any point we have used anything specific to any system of units. You can see that there is nothing specific to any system of units. So this equation is valid. Let me write this down for you. This equation is valid. So this system is valid in all this equation is valid in all systems of units. Now we want to write this equation down in even simpler form by using some values in one of the systems. So we can write this expression in SI system as well as in US customary systems. First we are writing down in US customary system. So in US customary, we can write this expression as this: rho balanced equal to 0.85 beta 1 FC prime over Fy into, now epsilon Cu we can put the value 0.003. ये किसी सिस्टम के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये आप मैंने वैसे वैल्यू यहाँ पुट कर दी, अदरवाइज ये SI में भी यही वैल्यू है, और जाहिर है इसकी यूनिट्स, ये स्ट्रेन है ना, कोई स्ट्रेन तो फुट पर इंच पर इंच ले लो, मीटर पर मीटर ले लो, जो भी ले लो, वैल्यू यही रहेगी 0.003. ये अभी तक मैंने कोई चीज इसमें करस्पॉन्डिंग टू एनी सिस्टम पुट नहीं की है, अभी मैंने जस्ट वही क्वेश्चन लिखी है. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई ES एंड ऑल्सो डिवाइड बाई ES. अभी भी ये इक्वेशन वैलिड है इन बोथ सिस्टम्स, क्योंकि अभी तक मैंने कोई सिस्टम स्पेसिफिक वैल्यू पुट नहीं की है. अब मैं नेक्स्ट स्टेप में कोई सिस्टम स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं. इसमें ES की वैल्यू 29,000 KSI में पुट कर रहा हूं. ये वैल्यू मैं ऊपर हेडिंग दी है US कस्टमरी की, बट जस्ट टू रीइंफोर्स दैट दिस इज वेयर द डिफरेंस वुड कम. US कस्टमरी यहाँ पुट करूंगा US कस्टमरी यूनिट्स में. So row balanced, this is in US customary now, would be equal to 0.85 beta 1 FC prime over Fy into 0.003 divided by 0.003 plus epsilon y into 29,000 KSI divided by 29,000 KSI. ठीक है, यानी ये ES की वैल्यू है ना 29,000 KSI. Now if you see, ये वाली एक्सप्रेशन उसी तरह से नीचे आ जाएगी, और अब देखें इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ जाएगा, 87,000. यू कैन कंफर्म दिस योरसेल्फ. और नीचे क्या होगा 29,000, यहाँ भी 0.003 था, सॉरी, ठीक है, ये सो ये भी 87,000 हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन वाई इंटू, ये वैल्यू किस चीज की है, ES की वैल्यू है ना, तो epsilon y multiplied by ES, you can write this down as Fy, because epsilon y is what, Fy divided by ES. So Fy can be written as epsilon y into ES. So epsilon y into this is ES, so this will become Fy. So this is your expression for row balanced in
US customary system. So this is the equation for US customary system. This is ये आपके फार्मूला शीट में given है. I just wanted to show you how we derive this. अगर हम SI system में working करें, very similar procedure होगा. In SI system, the only difference would be that instead of putting ES equal to 29,000 KSI, we will be putting ES equal to 200,000 megapascal. 200,000 megapascal. Okay, so just to reinforce, 200,000 megapascal. So जहां 29,000 के SI मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जब 200,000 2 लाख मेगापास्कल मल्टीप्लाई होगा विद दिस, तो ये कांस्टेंट जहां 87,000 बना है वो SI में क्या बन जाएगा, 2 लाख और 0.003 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बन जाएगा, और इसी तरह यहाँ भी 600 आ जाएगा, और ये उसी तरह से FY रह जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन तो वही रह जाएगी. सो दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ just repeating the expression above with in the SI system, it will be 0.85 beta 1 FC prime over FY into 600 over 600 plus FY. So this is the equation in SI system for row balanced. Just to remind you, we have derived this expression for singly reinforced section. Look at this singly reinforced section. So this is, again, the limitations are, this is a singly reinforced section and this is a rectangular cross section. All right. So just to list down the limitations, we have again some limitations which are the section was singly reinforced. So the reinforced, which means reinforcement was only on the tension side. Secondly, we had a constant width compression zone. रेक्टेंगुलर था ना, इसलिए ये हमने कहा यूज किए ये लिमिटेशंस. जब हम ये इक्वेशन लिख रहे थे तो हमने ये जो CC बैलेंस लिखा हुआ है 0.85 FC प्राइम B इंटू बीटा 1 C बैलेंस, ये हमने जो B इंटू बीटा 1 C बैलेंस लिखा हुआ है, ये B इंटू A बैलेंस जो लिख सकते थे. ये जाहिर है अगर सेक्शन का जो कंप्रेशन जोन है, ये उसका एरिया है ना, इक्विवेलेंट कंप्रेशन जोन का, अगर आपको याद हो, B इंटू A बैलेंस या B इंटू बीटा 1 C बैलेंस. सो ये तभी लिख सकते हैं अगर आपकी इक्वेशन, आपका जो कंप्रेशन जोन है उसका एक कांस्टेंट विड्थ का एरिया है. सेकंड, हमने जो ये इक्वेशन लिखी है T बैलेंस इक्वल टू CC बैलेंस, इसमें सिर्फ दो फोर्सेस है ना, एक ये T फोर्स और ये CC फोर्स करस्पॉन्डिंग टू बैलेंस कंडीशंस. इसमें ऊपर अगर कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट होती तो उसकी भी एक फोर्स होती CS कंप्रेशन फोर्स इन स्टील, और वो इस इक्वेशन में अपीयर होती, वो भी एक टर्म होती, 3 टर्म्स हो जाती इस इक्वेशन के अंदर. सो अब हमने सिर्फ 2 लिखी हैं इस वजह, क्योंकि ये सिंगली रिइंफोर्स है. सो keep in mind these limitations, because these limitations will help, understanding these limitations and keeping in mind these limitations will help you extend this concept to other cases, for example for doubly reinforced section and for variable width compression zone situation. So this is the end of this video. Balanced conditions.